आमंत्रित करना चाहूँगी, क्योंकि जब हम अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, क्या रोड मैप होना चाहिए, तो अहम भूमिका यूडीएच मिनिस्टर की भी होती है। और मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे यूडीएच मिनिस्टर माननीय श्री झाबर सिंह खर्रा जी को। ज़ोरदार तालियाँ। फर्स्ट इंडिया चैनल द्वारा आयोजित विकसित राजस्थान 2047 के लिए शहरी स्थानीय निकायों की कार्य योजना के संबंध में आयोजित आज की इस कार्यशाला में मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, फर्स्ट इंडिया चैनल के हेड जगदीश चंद्रा जी, उनके प्रबंध मंडल के सभी पदाधिकारीगण, समाचार संकलन के उनके सभी साथी संवाददातागण, हमारे प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास, हमारी जयपुर हेरिटेज की मेयर, हमारे जयपुर विकास प्राधिकरण की आयुक्त, हमारे नगर निगम हेरिटेज के आयुक्त, हमारे नगर निगम ग्रेटर की आयुक्त महोदया, हमारे आवासन मंडल के आयुक्त, मेट्रो रेल, जेसीटीएल, स्थानीय निकाय के उपस्थित सभी अधिकारीगण, सबको नमस्कार। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो स्वप्न दृष्टा हैं और उनकी एकमात्र सोच है कि भारत आज़ादी के 100 साल पूर्ण होने से पहले पहले दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सशक्त, सबसे समृद्ध और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाए। उन्हीं के इस अवधारणा से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने भी विकसित राजस्थान 2047 का एक स्वप्न देखा और बहुत से लोगों को अजीब लगा जब हमारी सरकार का पहला बजट प्रस्तुत हुआ तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा बजट सरकारें अपने अंतिम वर्ष में प्रस्तुत करती हैं। भजनलाल जी के नेतृत्व वाली सरकार पहली सरकार है जिसने प्रथम वर्ष में ही ऐसा बजट प्रस्तुत किया जो बाकी सरकारें अंतिम वर्ष में प्रस्तुत करती थी। और ये सोच बहुत वृहद है। मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि राजस्थान में विकास की अपार संभावनाएं हैं, उनका सही तरीके से दोहन हो, उपयोग हो। भारत के पास, राजस्थान के पास इतना विस्तृत भूभाग है कि अगर सिंचाई के जल की पर्याप्त व्यवस्था हो तो राजस्थान का अन्न उत्पादन कई गुना बढ़ सकता है। और इसी में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर सरकार बनने के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करके मध्य प्रदेश और हरियाणा के साथ जल समझौते हुए। इसी प्रकार पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में जिस प्रकार की आर्थिक अराजकता रही,
भारत सरकार से विभिन्न योजनाओं में जो पैसा आया और उसका समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र और हिसाब किताब भारत सरकार को नहीं भेजे जाने से हमारा बहुत सी धनराशि केंद्र सरकार में अटकी हुई थी। सरकार बनने के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेकर सारे बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र और हिसाब किताब भारत सरकार को भेजे और हमारे राज्य के हिस्से की अटकी हुई राशि भी हमने भारत सरकार से प्राप्त की। इसी के साथ साथ चूंकि आज का विषय नगरीय विकास का है, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि नगरीय विकास का अर्थ यह है कि नगरों का, कस्बों का, शहरों का नियोजित तरीके से विकास हो, ड्रेनेज और सीवरेज की माकूल व्यवस्थाएं हों, सुगम यातायात की व्यवस्था हो, सुरम्य वातावरण हो और हर प्रकार की आवश्यक सुविधाएं कस्बों, शहरों और महानगरों में उपलब्ध हों। और मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि पिछले वर्षों में 75 साल में कस्बों का, शहरों का, महानगरों का जिस प्रकार से अनियोजित विकास हुआ, 81 की भारी बरसात के बाद पहली बार इंद्र भगवान की राजस्थान पे विशेष मेहरबानी हुई, बहुत तेज बरसातें हुई और हमारे बहुत से शहर जल प्लावन की समस्या से जूझे। जयपुर में भी बहुत से इलाके ऐसे रहे जहां जल प्लावन की समस्या बनी। अभी 2 दिन पहले हमने अधिकारियों के साथ, हमारी उप मुख्यमंत्री वित्त के साथ बैठक की थी, उसमें भी ये प्रकरण आया और उसका निष्कर्ष यही निकला कि अब तक हम तात्कालिक उपाय करते रहे, दीर्घकालिक उपायों पर ध्यान नहीं दिया गया और जब तक दीर्घकालिक योजनाएं नहीं बनेंगी, दीर्घकालिक उपाय नहीं होंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और इसलिए तय किया है कि जयपुर सहित बाकी जगह जहां जहां ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या इस बरसात के कारण उत्पन्न हुई, उनका विस्तृत परीक्षण करवाकर और आने वाले 40 साल तक की आधार पर नए सिरे से ड्रेनेज और सीवरेज की व्यवस्था करने के लिए विस्तृत डीपीआर तैयार करवाई जाए और उसके बाद उसका समयबद्ध तरीके से क्रियान्वयन होकर इस समस्या से छुटकारा दिलाया जाए और भविष्य में नियोजित तरीके से कस्बों का, शहरों का और महानगरों का विकास हो। इसके लिए हमारी जितनी भी टाउनशिप और दूसरी पॉलिसियां हैं, उनमें हमने जनता से भी, जनप्रतिनिधियों से भी सबसे सुझाव मांगकर उनमें भी बदलाव करने का निर्णय लिया है, जो शीघ्र ही आप सब लोगों के सामने आने वाला है। और इस प्रकार कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य यह है कि शहरों में आधारभूत मूलभूत सुविधाएं नियोजित तरीके से विकसित की जाएं और आने वाले 50 साल तक वो समस्या दोबारा उत्पन्न नहीं हो। वैसे मुझे ये कहने में भी कहीं कोई संकोच नहीं है कि आज जयपुर को बसे 350 साल हो गए। हम अपने आप को बहुत विद्वान मानते हैं, लेकिन जिन्होंने 350 साल पहले जयपुर को बसाने की परिकल्पना की होगी, वो कितने बुद्धिमान रहे होंगे कि अब लगभग 350 साल बाद जाकर जयपुर शहर में कुछ समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हुई हैं
और उसमें भी हमारा उन समस्याओं को उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे वो अतिक्रमण के माध्यम से हो और चाहे अनियोजित तरीके से विकास के माध्यम से हो। तो हम इन सारी परिस्थितियों का अध्ययन करके और एक व्यापक रूप से ऐसा पॉलिसी, ऐसा आधारभूत संरचना का ढांचा की परिकल्पना को साकार करने का विचार कर रहे हैं कि जिससे जयपुर सहित हमारे राजस्थान में जितने भी शहरी स्थानीय निकाय हैं वो अपने अपने क्षेत्र में नियोजित तरीके से अपने कस्बे, शहर और महानगर का विकास करें, सारी आधारभूत सुविधाएं वहाँ उत्पन्न हों और आम आदमी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। और इसके साथ ही ये कच्ची बस्तियों की समस्या के समाधान के लिए भी अफोर्डेबल हाउसिंग और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री आवास योजना को भी हम बहुत तेज़ी से लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना यह है कि जो 1.5 लाख रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं उसमें 25,000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से और देकर इस आवास योजना को सही ढंग से लागू करके कच्ची बस्तियों की समस्या को हम सदैव सदैव के लिए मिटा सकें। इसके अलावा मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की जितनी बहुत सी स्कीमें हैं जो बहुत लंबे समय से अपूर्ण पड़ी हुई हैं उनका भी हम अध्ययन करवा रहे हैं। कहीं भूमि मालिक और निर्माणकर्ता कह दें और कहीं निर्माणकर्ता और बैंकर्स के माध्यम कह दें विवाद उत्पन्न हुए हैं, उसका भी हम अध्ययन करवा के समुचित रूप से उसका क्या समाधान हो सकता है कि भविष्य में इस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं हो और अफोर्डेबल हाउसिंग की योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूर्ण हो। साथ ही हमारे आवासन मंडल के मार्फत भी मैंने हमारे आयुक्त को महोदय को निर्देशित किया है कि हाउसिंग बोर्ड की जितनी भी भूमियां हैं जिन पे अतिक्रमण हो गया या दूसरे कोई कारण है सबको अतिक्रमण मुक्त करवाकर उन पे योजनाओं का क्रियान्वयन करने की योजना बनाएं और भवन निर्माण गुणवत्तापूर्ण तरीके से करके लोगों के अपने खुद के आवास की जो इच्छा है जिसके उद्देश्य के लिए राजस्थान आवासन मंडल का निर्माण हुआ था उसको पूर्ण करने में अपना सहयोग दें। साथ ही हमारे नगर निगम, जयपुर विकास प्राधिकरण, हमारे नगर विकास न्यास, नगर परिषद, उन सब से भी हम यही अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सकारात्मक सोच के साथ आम आदमी की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान करें। और इसके लिए हम धीरे धीरे सारी कार्य व्यवस्था को ऑनलाइन करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन करने के बाद समयबद्ध तरीके से हर काम का निपटारा हो, उसके लिए भी आने वाले समय में हम कार्य योजना बनाकर उसको क्रियान्वित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही मैं आमजन से भी ये अपेक्षा करूंगा कि सामान्यतः मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है कि जो लोग कई बार समूह के रूप में अतिक्रमण की शिकायत लेकर आते हैं और हमारे नगर निगम हो, जेडी हो, न्यास हो, चाहे नगर परिषद हो, जब उस अतिक्रमण को हटाते हैं का प्रयास करते हैं तो जो लोग शिकायत लेकर जो समूह आता है उसमें से 20-25% लोग उसका विरोध करने को भी सामने खड़े मिलते हैं। ये भी, और उसके बाद एक मज़ेदार बात ये भी आती है कि जब हम सफलतापूर्वक अतिक्रमण को हटा देते हैं उसके 5 दिन बाद जो लोग विरोध कर रहे थे वो ये कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि साहब बहुत बढ़िया हो गया, अतिक्रमण हट गया, सड़क चौड़ी हो गई, आवागमन में सुविधा हो गई और हमारी सारी तकलीफें दूर हो गई। तो मैं आमजन से भी ये अपेक्षा करूंगा कि सदैव सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक और नकारात्मक से बचकर नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और सदैव सकारात्मक सोच के साथ सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं
चाहे वो विकास की योजना हो चाहे दूसरी योजनाएं हो। मेरा और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही मानना है कि जब तक आमजन सकारात्मक सोच के साथ उन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहयोग नहीं करेगा, तब तक योजनाएं निश्चित रूप से सफलतापूर्वक क्रियान्वयन नहीं हो पाती। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम का नारा दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत भी एक पेड़ माँ के नाम से ये कार्य योजना 3 साल की शुरू की। अब कई बार बैठे बैठे सोचता हूँ, पुराने आंकड़े देखता हूँ तो 75वें वन महोत्सव पर मैं 75 साल के वृक्षारोपण के आंकड़े देख रहा था। अगर उन आंकड़ों का जोड़ लगा दें तो हिंदुस्तान की धरती पर हर 1 इंच पर 5-5 पेड़ एक के ऊपर एक लगे हुए होने चाहिए। अब पहली बार प्रधानमंत्री जी ने भावनात्मक रूप से आम जन को जोड़ने के लिए एक पेड़ माँ का नाम का नारा दिया। इसका उनका भाव ये है कि जिस प्रकार बचपन में जब हम बालक थे, पेट के बल रेंगना भी नहीं जानते थे, उन्होंने पेट के बल रेंगना सिखाया, फिर घुटनों के बल चलना सिखाया, फिर अंगुली पकड़कर लड़खड़का कदमों से चलना सिखाया और फिर अपने पैरों पे खड़ा होकर चलना सिखाया। उन्होंने जिस प्रकार हमारा जीवन के शुरुआती वर्षों में पालन पोषण किया, एक पेड़ माँ के नाम जो लगाएं, उस पेड़ को भी जब तक वो अपने आप में सक्षम नहीं हो जाए माँ के नाम लगे हुए पेड़ का, तब तक लगातार पालन पोषण करें, ये उनका भाव था। और उसी भाव से प्रेरित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अब की बार जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम लगाया है उसमें 3 वर्षीय कार्य योजना बनाई है। हर पेड़ लगेगा, हर दूसरे महीने उसकी जानकारी ली जाएगी कि वो सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर्वाइव नहीं कर रहा तो उसकी जगह दूसरा पेड़ लगेगा। वृक्ष मित्र लगाए गए हैं, 3 साल तक लगातार उनके जल की व्यवस्था की जाएगी, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी और 3 साल बाद निश्चित रूप से वो वृक्ष के रूप में अपने आप पैरों पे खड़े होंगे। तो पिछले 75 साल में हमने प्रकृति के साथ जितना खिलवाड़ किया है, आने वाले 5 वर्षों में हम उस खिलवाड़ की क्षतिपूर्ति करके प्रकृति को जितना दोहन हमने किया है, जितना नुकसान हमने किया है, उससे ज़्यादा वापस देने में सफलता प्राप्त करेंगे। मैं उपस्थित मेरे सभी विभागों के अधिकारियों से एक ही अपेक्षा करूंगा कि जो भी योजनाएं हैं पूरी निष्ठा के साथ उनको पूर्ण करने का प्रयास करें, पारदर्शी तरीके से करें और विकास के कार्यों में गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान रखें। अभी हमारे अधिकारियों की मीटिंग में ये बात भी सामने आई थी कि आज सड़क बनती है, दूसरा विभाग 3 महीने बाद उसको किसी न किसी कार्य के लिए कट कर देता है, तोड़ फोड़ कर देता है। तो हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इसमें भी समन्वय स्थापित हो और कम से कम 1 साल तक जो नई सड़क का निर्माण हो उसमें किसी प्रकार की तोड़ फोड़ का काम कोई भी विभाग नहीं करे, वो अपनी कार्य योजना पहले से बता दे। और उसके साथ साथ कुछ काम ऐसे भी हैं, चाहे निकासी के लिए नालियों का हो, नालों का हो, बिजली की लाइन डालने का हो, टेलीफोन का हो, दूसरे गैस पाइपलाइन डालने का हो, उसके लिए भी हम एक डक्ट बनाने का भी आने वाले समय में प्रयास करेंगे। और जो भी हमारे निर्माण होंगे उसमें जल भराव की समस्या और भविष्य में तोड़ फोड़ नहीं हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, इस पर भी मंथन करके हम कार्रवाई करेंगे। और इस सब के लिए मैं सभी अधिकारियों से एक ही अपेक्षा करूंगा कि वो निश्चित रूप से सरकार के मंशा के अनुरूप अपने आप को हर कार्य के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी दक्षता के साथ पूरा करने के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध कर लें। और आमजन से भी मेरी ये अपील है कि सरकार की हर योजना को अपनी योजना मानकर उसके सफल क्रियान्वयन में उनका जो सहयोग बनता है वो देकर सरकार की योजनाओं को सही तरीके से क्रियान्वित करने में, सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में अपना योगदान दें, ताकि हम 2047 से पहले विकसित राजस्थान और विकसित भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सपने को पूरा करके हमारे उन करोड़ों करोड़ क्रांतिकारियों को सही रूप से श्रद्धांजलि दे सकें, जिन्होंने आज़ादी के एक लंबे संघर्ष में जिन उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ,
जिन आशाओं के साथ अपना सर्वस्व अर्पण किया था और आज़ादी के बाद मातृभूमि की सरहदों की रक्षा करते हुए हमारे वीर जवानों ने जो सपने देखे थे, जो उम्मीदें पाली थी, जो आशाएं पाली थी, और उन आशाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि के लिए अर्पण किया। उनके उन सपनों को पूरा करते हुए 2047 से पहले विकसित राजस्थान और विकसित भारत के सपने को पूरा करें। इसी आशा के साथ आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया जाबर सिंह जी। खास बात आपने कही कि सकारात्मक सोच सरकार की है, तो सकारात्मक सोच आम जन भी रखे, भरोसा रखे, उम्मीद रखे, सुझाव लिए जाते हैं, काम हो रहे हैं, थोड़ा वक्त तो देना होगा।